टी की वैल्यू -3/2। ऐसा ही आप सेकंड फाइंड कर सकते हो, -12 है y कोऑर्डिनेट, तो वहां से मिल जाएगा। समझा सॉल्व कैसे करते हैं? या अगर 8th में क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, उल्टा दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स अगर t दे दिया है तो ये तो और इजी होना चाहिए नहीं? अगर t आपको दे दिया है y² = 12x है, so 4a is 12, that means a is 3। आपको t दिया है 1/3, तो x की वैल्यू 80² मतलब इजीली मिल गया, 3 × 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9, तो x की वैल्यू 1/3 आ गई। y is 280, that is 2 × 3 × 1/3, y की वैल्यू 2 आ गई, तो कोऑर्डिनेट क्या मिला, 1/3, 2। बराबर ना? कितना इजी तो है, इसमें क्या इसमें करने के लिए कुछ है ही नहीं। किसी को कुछ बोलना है और? सर्कल का कुछ? हाँ, सर्कल का जो तूने डाउट्स भेजा है, तू अपने नोट्स को तुम लोग रिफर करते हो कि नहीं? तूने देखी है अपने अपने नोट्स में एक भी सम देखी है शरण? सर वो नहीं समझ रहा नोट। जहाँ तक समझ रहा हूँ ऐसा, इतना मतलब एक भी क्वेश्चन तुम लोग को उसमें तो नहीं समझ रहा है, ऐसी बातें हो जाती है। सर ऐसा नहीं है, जो नहीं समझता वो नहीं। अब देखो जो तूने भेजी है, अगर मैं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जाऊँ, उसमें से तो 2 क्वेश्चन मेरे को बड़ा इजी लगा था। हाँ ठीक है, तूने सबसे पहले क्या पूछा था, मिसलेनियस का कौन सा था? हेलो, मिसलेनियस का था नहीं, 9। अच्छा 9 सम अगर है, मान लो, देखो अब यहाँ पे क्या बोला है, ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ यूनिट सर्कल। एक यूनिट सर्कल दिया, यूनिट सर्कल दिया मतलब क्या समझा आप लोगों को? रेडियस 1। रेडियस 1 है। बराबर है, वहां से पेयर ऑफ टेंजेंट्स ले लिया, ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ले लिया एट द एंड सेंटर इज एट द ओरिजिन, सेंटर भी दे दिया है, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है। हाँ तो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। और क्या बोला है, these tangents intersect at a enclosing an angle of 60 डिग्री, मतलब ये एंगल 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ये बोल रहे हैं, बराबर ना? यस। हमें क्या पूछा है, एरिया एनक्लोज्ड बाय दीज टेंजेंट्स एंड द एरिया ऑफ द सर्कल, मतलब क्या पूछ रहा है, एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस टेंजेंट्स, ये जो टेंजेंट है इसके बीच का एरिया, मतलब और सर्कल के बीच का एरिया, ये एक्चुअली आपका कुछ याद है लोअर स्टैंडर्ड में होता था, ये पूछ रहा है आपको, एरिया ऑफ दिस। लोअर स्टैंडर्ड में आप लोग इस टाइप का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पहले 8th स्टैंडर्ड में हुआ करता था, मतलब सर्कल और टेंजेंट के बीच का ये जो एरिया है ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। हेलो, यस सर। ये पहले क्वेश्चन तो समझना पड़ेगा, उसके आगे हम सॉल्व करेंगे बाद में। तो हमारा टारगेट क्या होगा, ये सिंपल सी बात है, आपको ये याद होना चाहिए, हमारा टारगेट क्या होगा कि सबसे पहले अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ OABC, तो सबसे पहले ये OACB एक देखोगे तो आप, ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, यस। इसका एरिया अगर मैं फाइंड कर लूँ, और उसके बाद ये सेक्टर का एरिया फाइंड कर लो, एक सेक्टर बन रहा है देख लो, माइनस में। यस। हाँ उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो मेरा आंसर आ जाता है ना। यस। सेक्टर का एरिया फाइंड करना इनफैक्ट इजी है, क्यों इजी है, ये 90, ये 90, ये 60, तो ये कितना होगा, 120 होगा। यस। तो आपने एंगल मेजरमेंट में पढ़ा था, सेक्टर का हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ आर स्क्वायर थीटा, यही था ना? यस। तो वहां से एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा, मतलब 120, मतलब रेडियन में 2π/3 आएगा। यस।
Yes. 2 पाई बाई 6 मिल रहा है अपने को शायद, हाँ पाई/3 है। पाई बाई हाफ इंटू 2 पाई बाई 3, तो पाई/3 आएगा, बरोबर है, पाई/3 आया। पाई/3 आया मतलब ऑप्शन तो मेरे को दिखने लग गया, लगभग बी टाइप दिख रहा है, नहीं? हेलो, सी में भी पाई/3। सी में भी है, तो मतलब अपना काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी अपने को पहले एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया, ये ठीक है। अब अपने को सोचना है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसा मिलेगा, कोई दिमाग लगा सकता है? ये ना, मुझे सच बता रहा हूँ, मुझे पुराने 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन दिख रहा है। अगर मैं ये बाइसेक्टर सर बनाकर 2 राइट एंगल ट्राइंगल से, यस सर, 2 अगर राइट मैं एंगल ट्राइंगल है। एंगल हाँ, अगर मैं ये ज्वाइन कर दूं, ये ज्वाइन कर दूं, तो ये दोनों सेम ट्रायंगल बनेंगे, बरोबर है? Yes. तो उसके हिसाब से एरिया, अब हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर ये देखो, अगर सबको दिख रहा है ये 60 अगर पूरा एंगल है, तो आधा आधा 30 क्या हो 30 जाएगा? आएगा 30 और इधर 30 आएगा। 60 60। 30 है, हाँ ठीक है ना, 30 है, ये 60 90 हो जाएगा। तो मतलब अगर ये ट्रायंगल देखता हूँ मैं, ये वैल्यू तो मुझे मालूम है 1 है। अगर मैं BC फाइंड करना चाहता हूँ, BC इज एडजेसेंट टू दिस ना, यस सर, Yes. तो क्या निकाल सकता हूँ? cos थीटा ना, तो साइड cos ऑफ 30, 30 डिग्री भी तो निकाल सकते हैं। हाँ साइड अप कितना, अप एडजेसेंट टू 30 डिग्री या 60 सर डिग्री, अभी tan थीटा नालायक आएगा, लोग, सर tan थीटा आएगा ना, कोई एक काम तो करने दो। tan थीटा क्या होगा? tan थीटा क्या हो जाएगा? अपोजिट अपॉन, अपोजिट एंड एडजेसेंट। हाँ tan थीटा ले लो, चलो कोई बात नहीं। tan 30 क्या मिलेगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 1 अपॉन BC, बराबर ना? tan थीटा मतलब 1/√3, ये आएगा √3। तो BC की वैल्यू आ रही है √3, BC की वैल्यू आ गई √3, BC मिल गई √3 अगर मान लो, और ये मिल गया, तो एरिया तो अब इजिली मिल सकता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, into height। यस सर, √3/2, ये इसका एरिया आया, ये डबल हो जाएगा into 2। यस सर, डबल हो जाएगा। मतलब √3 बचेगा। यस अब Yes. तो कंफर्म आंसर भी दिख रहा है। यस सर, यस सर इसमें वो 2 फाइंड वो बताओ ना फिर से एक बार। यहाँ बोला है एरिया एनक्लोज्ड बाय दीज टेंजेंट्स एंड, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसको डिफाइन करना चाहिए था, अच्छे से डिफाइन नहीं किया। एरिया एनक्लोज्ड बाय दीज टेंजेंट्स एंड द एरिया ऑफ द सर्कल, ऐसा नहीं पूछना चाहिए, कुछ को ना थोड़ा सा घुमा के, मतलब डिफाइन अच्छे से मेरे को भी लगता है कि नहीं किया। ये जो पार्ट है एरिया एनक्लोज्ड बाय टेंजेंट, तो यही है ना, Yes. एरिया एनक्लोज्ड बाय टेंजेंट, तो ये पूरा आ जाएगा। Yes. एंड द एरिया ऑफ सर्कल पूछा है, तो ये लाइन जो है ये गड़बड़ लग रहा है। एरिया ऑफ सर्कल पूछा मतलब ऐसा नहीं, ये पार्ट पूछा है। या आप लोगों को अगर याद होगा, मुझे पता नहीं तुम लोग पढ़े हो कि नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई एक भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है कि ऐसा कुछ पढ़ा था। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कभी पढ़ा नहीं है सेक्टर वाले में ही? यस Yes सर 10th में पढ़ा है। पता नहीं 10th में या कहाँ था, बट मेरे ख्याल से मैं, हमारे टाइम पे हम लोग 8th में इसको पढ़े हुए हैं। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हम लोग फाइंड करते थे। इसके बाद क्या था तेरा क्वेश्चन नंबर? 8। अच्छा 8 में क्यों डाउट आया तुझे, मुझे बता। वो क्लियरली समझ में आ रहा है, P 2 पाई/3 दिया, मतलब थीटा की वैल्यू दिया है ना, इसका मतलब आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में जाना चाहिए। एरिया ऑफ टेंजेंट पैरामेट्रिक फॉर्म क्या था? x(1 + y(1) = r² के जगह पे याद है कुछ किसी को? सॉरी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन इन पैरामीटर। पैरामेट्रिक फॉर्म फॉर स्टैंडर्ड सर्कल, ये था, याद है किसी को? Yes. x cos थीटा + y sin थीटा = r। तो अगर आपको एंगल दिया है तो हमेशा आप इसके पास जाओगे, यानी सिंपल सी बात है, x cos 2 पाई/3 + y sin 2 पाई/3 = r, तो दिया है 8। 2 पाई/3 cos 2 पाई/3 क्या होता है, sin 2 पाई/3 क्या होता है, और फाइंड करो, आंसर मिल गया। यस सर, Yes. ठीक चरण, यस सर, ये फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था। मतलब जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट था, x(1 + y(1) = r², उसी में हमने पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब क्या, वो वैल्यू रखा था, x = r cos थीटा, y = r sin थीटा, तो हमें ये फॉर्मूला मिला था।
इसके बाद क्या था? 26 20 हेलो 26 26 ओके ओके। बोल रहा है tangents to the circle with inclinations θ1 and θ2 intersect in P. Find the locus of such that. तो सारे भारी भारी क्वेश्चन कर देंगे, वैसे ही इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। बाकी लोग तो ट्राई ही नहीं किए हैं इसलिए कोई टेंशन नहीं है उनको। एक स्टैंडर्ड सर्कल है, उसमें बोल रहा है tangents to the circle with inclinations, दो इंक्लिनेशन दिए हैं, मतलब दो टेंजेंट्स वापस वही गेम हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इंटरसेक्ट इन पी, इसका इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड करने बोल रहा है। पी का θ1 θ2 क्या दिया ये ध्यान से समझो, इंक्लिनेशन दिया है, इंक्लिनेशन दिया है मतलब आपको स्लोप की बात कर रहा है, ये समझ में आ रहा है। यस Yes. तो कल का ही लेक्चर था शायद, कल का लेक्चर अगर याद करोगे या परसों का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप, इन टर्म्स ऑफ स्लोप क्या आया था, y इक्वल्स टू x प्लस माइनस R A under of 1 plus वन प्लस एम स्क्वायर। यस यही आया था, पक्का याद है। yes यस अच्छा, अब इसके बेसिस पे हमने डायरेक्टर सर्कल के लिए पूरा कहानी बनाया था, वो किसी को याद है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। हाँ, वो डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। इसी के बेसिस पे वहां तक हम पहुंचने के लिए एक रास्ता बनाए थे, जिसमें आपको याद होगा मैंने इसको शिफ्ट किया था और स्क्वायर किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m आया था। कोई कोई मुझे सम बोल सकता एंड है प्रोडक्ट वाला। क्वाड्रेटिक, सुन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m क्या आया था, कोई याद है, लिखवा सकता है, बोलो तो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m क्या मिला था, फटक से बोलो कोई तो। x1 square minus a square m square minus 2x1 y1 क्या m. बोल रहा है, क्या बोल रहा है? x square minus r square into Yes, m x square square minus minus r square. 2xy m plus y square minus r square equal to x स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, ऐसा m square हाँ Yes, माइनस minus 2xy m फिर y square minus r square equal to प्लस या माइनस, minus plus ये आया था, बराबर है। yes y square minus अगर ये आया तो देखो, अब इसके बेसिस पे हम लोग सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लाए थे, yes यस m1 प्लस m2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m बोला था हमने, तो देयर विल बी टू रूट्स m1 m2, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस b बाई a। माइनस बी बाई ए। तो अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बराबर है। यस और m1 m2 सी बाई ए। c बाई a, मतलब y स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बराबर है। yes अब देखो आपका, अब तो देखोगे ना आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो ये सब क्यों किया मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लोकस फाइंड करना है, जो कंडीशन दिया है tan θ1 प्लस tan θ2, अभी हम सबको मालूम है क्योंकि θ1 θ2 इंक्लिनेशन है, तो tan θ1 प्लस tan θ2 मतलब क्या होगा, m1 प्लस m2 हुआ ना, m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 वहाँ पे जीरो बोल रहा है, m1 प्लस m2 ये वैल्यू अपने को जीरो बोल रहा है, तो जीरो इक्वल्स टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बराबर। यस तो इसका मतलब क्या मिला, xy इक्वल्स टू जीरो मिला ना, हाँ yes ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लोकस हो गया आपका। दूसरा क्या दिया है, cot θ1 प्लस cot θ2 मतलब 1 अपॉन tan 1 अपॉन θ1 10 1 अपॉन tan θ2 इक्वल्स टू 5, मतलब 1 अपॉन 1 बाई m1 प्लस m1 1 प्लस अपॉन 1 बाई m2 m2। इक्वल्स टू 5। इसको भी सिंप्लीफाई करके वापस ये सारे वैल्यूज कहीं ना कहीं यूज होंगे, उसको सॉल्व करो, जो इक्वेशन आया वो इक्वेशन ऑफ लोकस है, सेम वे थर्ड में, yes समझिए। यस सर थर्ड में C दिया है तो रहने दे, जो भी दिया उसके बेसिस पे जो आंसर फाइनल आएगा वो आएगा, हम उस पर क्या कर सकते हैं। yes
वो देख के घबराओ मत कभी भी, जो दिया है उसके बेसिस पे सॉल्व करो, जो आएगा वही हमारा आंसर है। कि अगर कुछ करेक्शन रहेगा तो बाद में आंसर देख के समझेगा। ठीक, Yes. और कुछ है किसी को? 20. 20 क्या है? इफ द टेंजेंट एट 3 - 4 टू द सर्कल टच। देख अभी इसमें तूने, इसमें भी शायद तूने मिस किया। अब मुझे एक बात बता, पहले बोल रहा है कि टेंजेंट एट पॉइंट 3 - 4 फॉर स्टैंडर्ड सर्कल, वो हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं, x(1 + y(1) = r²। Yes. ठीक है, वो जो तेरा टेंजेंट है वो बोल रहा है कि वो जनरल सर्कल को टच कर रहा है। तो अगर वो टेंजेंट जनरल सर्कल को टच कर रहा है तो इसका मतलब वो टेंजेंट जनरल सर्कल का भी तो टेंजेंट हुआ। टच करने का मतलब क्या हुआ? बात नहीं समझी। टेंजेंट है वो। पहले तो हमें स्टैंडर्ड सर्कल के लिए एट द पॉइंट पे एक टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। वही टेंजेंट जनरल सर्कल को भी टच कर रहा है, इसका मतलब वो टेंजेंट जनरल सर्कल के लिए भी टेंजेंट है। सिंपल, टच कर रहा है मतलब टेंजेंट हुआ। हेलो, सर तो 3, -4 जनरल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर। तू पॉइंट नहीं समझ रही है, गड़बड़ी कर रही है। वो जनरल इक्वेशन को क्यों सेटिस्फाई करने जाएगा? उसका उससे क्या काम है? अभी मुझे बता, तेरा एक स्टैंडर्ड सर्कल है, क्या ना इक्वेशन दिया है, x² + y² = 25, बराबर। Yes. इस पे एट द पॉइंट बोला है एक टेंजेंट है, कोई भी इस पे एट द पॉइंट एक टेंजेंट है। ठीक, ठीक है। अब मेरा कोई एक जनरल सर्कल और है, उस पे वही टेंजेंट उसको टच कर रहा है, तो ये उस पे थोड़ी जाएगा ये पॉइंट। बात को समझिए नहीं समझिए? ये जनरल सर्कल को भी सेम लाइन टच कर रहा है, कहीं भी टच कर सकता है, सेम पॉइंट पे टच कर रहा है, ये थोड़ी बोल रहा है लाइन पे लाइन को टच कर रहा है। टच कर रहा है मतलब ये भी तेरा टेंजेंट हुआ। इसका इक्वेशन तुझे मिल चुका रहेगा, फॉर्मूला x(1 + y(1) = r² से क्या मिल जाएगा? 3x - 4y - 25 = 0, बराबर है। Yes. तो ये तेरा इक्वेशन इसका है। अब तुझे अगर इक्वेशन इसका मिल गया है 3x - 4y - 25 = 0, और तेरे को जनरल सर्कल का इक्वेशन भी दिया हुआ है, x² + y² + 8x + 4y + c = 0, तो इसका सेंटर तो हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं, कितना? -4, -2। Yes. तो अब मुझे बताओ, वो टेंजेंट टेंजेंट वाला पॉइंट क्यों नहीं यूज कर सकते? तेरे को सी फाइंड करना है तो तू क्या बोल सकती है, क्योंकि अगर ये टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर, जो हम लोगों ने कल या परसों बात किया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ सर्कल। Yes. Yes. तो तेरे को सी का वैल्यू वहां से आराम से मिल सकता है। Yes. ठीक, हाँ, फिर भी कंफ्यूज लग रही है। और कुछ है? और बाकी लोग मतलब किसी ने कुछ किया ही नहीं है, जो कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं और है? दो सर्कल टच एक्सटर्नली नहीं तो इंटरनली आएगा, तो उसके अंदर वो C1 C2 दिया है ना, वो C1 और C2 को प्रोडक्ट करने का, कि डिस्टेंस ढूंढने का उन दोनों का। तुमको उसके बारे में तो कितना अच्छे से पूरा, वो डिस्टेंस है वो ना, C1 C2 प्रोडक्ट थोड़ी है वो। पूरा डायग्राम डायग्राम बना के तुम लोग को दिखाया गया है ना, वहाँ पे लास्ट पेज पे दिख रहा है। यस यस। उसमें क्या प्रॉब्लम हो? तो और अच्छे से सब कुछ दिया हो, उसमें क्या कंफ्यूजन है? वेदर इट इज टचिंग इंटरनली एक्सटर्नली, और अलग भी 2-3 कंडीशन दिए हैं। वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिख रहा है मुझे। इसलिए मेरा सजेशन हमेशा रहेगा, एक सर्कल तो नो डाउट हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ठीक है। कोनिक्स जैसा जो टॉपिक है ना, कल एक बार एग्जाम होने के बाद जितने जेई सीईटी वाले, बाकी लोग को तो ये कहीं यूज होगा ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन जो जेई सीईटी वाले लोग हैं, पीसीएम वाले, ये लोग इस टॉपिक को मोस्टली, मैं ट्राई करूंगा कि इस टॉपिक को एंड में लिया जाए। अब भी पढ़ा के तुम लोग कुछ करोगे नहीं, और जो तुम लोग एक दिन के बाद भूल जाते हो तो एक साल के बाद क्या करोगे, वो तो चमत्कारिक होगा। तो वो एक बड़ा टेंशन है।
सिर्फ कल का एग्जाम तुम लोग कैसे निकालते हो वो इम्पोर्टेंट है। कोनिक्स से कितने क्वेश्चंस देते हैं, टोटल कितने टॉपिक हैं, मैथ्स मैथ्स एक साथ हो रहा है ना? Yes. यस Yes. टोटल कितने टॉपिक्स लिए हैं मैथ्स में? 8 8 टॉपिक है और 50 मार्क्स का पेपर बनेगा, बरोबर? 25 25 क्वेश्चन रहेंगे बस? यस Yes. Sanjay. 25 क्वेश्चन रहेंगे, बराबर ना? यस तो अगर वो इक्वली डिवाइड करेंगे तो भी एक टॉपिक से 3-3 क्वेश्चन उनको देना चाहिए लगभग। तो कल तो तुम लोग को कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करने को मिल सकता है। जिसने बेसिक पढ़ा है वो बच के निकलेगा, नहीं तो फोनिक्स में वहाँ कहाँ कहीं तो फंसने के चांसेस हैं, क्योंकि टेबल कितने लोगों ने तुम लोगों ने याद किया होगे मुझे नहीं मालूम। बिना टेबल के उसमें आगे बढ़ना मुश्किल है। टेबल याद है तो फोनिक्स कर सकते हो, जो पैराबोला था। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो मैं ना सोच रहा हूँ कि कल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एलिप्स के बारे में और हाइपरबोला के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूं, कम से कम एग्जाम के लिए तुम लोग कुछ याद रख सको तो ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. हेलो? यस Yes. हाँ, उसको डेप्थ में जाके इस समय पढ़ना मुझे नहीं लगता है कि वो बेनिफिशियल होगा। तो बेटर है कि एग्जाम के लिए पढ़ना। प्रोबेबिलिटी शायद आज कल तक खत्म हो जाएगा। तो आपको सिर्फ फोनिक्स ही फंस रहा है, बराबर ना? और कहीं कोई इशू नहीं है, राइट? Yes. ठीक है, और बाकी कॉलेज को तो वो भी इशू नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं 15 ऑनवर्ड्स 15-16 ऑनवर्ड्स पूरा सिचुएशन चेंज करूंगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप लोगों ने मुझे एंट्रेंस वाइज अपना प्रेफरेंस बता दिया है। कुछ लोग अभी भी बाकी है, मैंने पर्सनली मैसेज डाला हुआ है। कुछ लोग ही रहेंगे जिन्होंने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया है, सोच रहे होंगे शायद, बट बाकी लोग ने दे दिया है। तो इसके हिसाब से मैं नोट्स के लिए भी आगे बढ़ रहा हूँ। फिर भी उसको आने में कितना टाइम लगेगा वो देखना है। एंड 12th की थियोरी के लेक्चर्स हम बढ़ाने जा रहे हैं। एंड असाइनमेंट का जो सिस्टम हमने स्टार्ट किया था उसको मैं वापस बढ़ाऊंगा। उसको एग्जाम पॉइंट के लिए रोका गया था, तो उसको मैं 20 तारीख के बाद बढ़ाऊंगा, क्योंकि इस बीच में बाकी कॉलेज के सारे एग्जाम खत्म होने दो। तो जो आपको असाइनमेंट्स दिए जा रहे थे वीकली, वो शायद असाइनमेंट्स भी बढ़ेंगे, और इवनिंग में फिर हम लोग इंटरेक्ट करने के डेज भी बढ़ेंगे। हाँ, किसी पॉइंट पे किसी का कोई सजेशन? हेलो, कोई सजेशन, कोई पॉइंट, या मैं आगे बढ़ूं? जो मैं बोल रहा हूँ वो चाहते हो, या तुम्हारा कुछ अलग दिमाग है तो वो भी बोल दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पता नहीं मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हेलो? बोलते नहीं हो तो तुम लोग, दिमाग खराब हो जाता है। क्या करना है, पैराबोला में पढ़ाने का खत्म करो या इलिप्स का बेसिक बताऊं? Ellipse. एलिप्स चलेगा ना? और एलिप्स का बेसिक अगर समझ जाओगे तो आप लगभग हाइपरबोला भी लगभग समझ जाओगे, अगर आपने कॉलेज में ध्यान दिया रहेगा तो। दोनों की दुनिया बहुत कुछ मिलती जुलती है। ठीक। यस ओके, तो इलिप्स की दुनिया में बताने जा रहा हूँ। इलिप्स में हमें करना क्या है, क्या मिलेगा, वो सारी चीजें आपको ध्यान देना है। उसमें भी टेबल सबसे इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोलूंगा। फोनिक्स में अगर बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बेसिक टेंजेंट वाला पार्ट छोड़ के, तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ टेबल पे। टेबल समझ गए, याद रहा, समझ गए और याद रहा, तो आप बेसिक सारे क्वेश्चंस आराम से उड़ा सकते हो। उसमें कुछ भी करने के लिए रहता नहीं है। तो एलिप्स में भी कैसा है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टैंडर्ड एलिप्स, तो यहाँ पे 2 टाइप के एलिप्स मिलेंगे आपको। अगर सपोज मैं स्टैंडर्ड एलिप्स हूँ, अभी कैसा डायग्राम मेरा बनेगा ये तो देखिए। इस तरह के आपको डायग्राम दिखेंगे। और इसका इक्वेशन मैं वापस बोल रहा हूँ, अभी मैं इसका इक्वेशन भी डिराइव करने के पीछे नहीं जा रहा हूँ, टाइम और चला जाएगा, जो आपको कल के एग्जाम के लिए यूजफुल नहीं है। ये इसका इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। कोई भी बोलेगा दूसरा एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? कुछ ध्यान दिया है कभी?
तुम लोग बोलोगे बेसिक, तुम लोग ने क्या बोला था कॉलेज में, कुछ तो बेसिक बोल के गए हैं, बेसिक बोल के गए हैं तो कम से कम एलिप्स का 2 इक्वेशन तो बताए होंगे ना। सर एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें क्या डिफरेंस आया फिर? क्या डिफरेंस आया फिर? तू जो बोल रहा है इसमें डिफरेंस क्या आया फिर, मैं वो जानने की सोच रहा हूँ। एक्चुअली ये ऐसा टॉपिक है ना कि इस पे जितना बोलो वो कम है, लेकिन प्रॉब्लम है बोलने के लिए हमारे पास इस समय समय नहीं है। स्टूडेंट सब लोग प्लीज समझो, ये आपका मतलब अगर कोई पार्ट नहीं बताया है तो ये आपका स्टैंडर्ड एलिप्स है, ये दूसरा एलिप्स है। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एलिप्स भी हम लोग बोलते हैं ऐसा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, वर्टिकल एलिप्स, ऐसा। दोनों का इक्वेशन देख रहे हो सेम है। हेलो, यस यस दोनों का इक्वेशन सेम है, लेकिन पहचानोगे कैसे? सिंपल सी बात याद रखना, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो ये टाइप का एलिप्स है। क्यों ऐसा हो रहा है जरा ध्यान देना, यहाँ पे देखना, मैं बहुत कुछ शॉर्टकट में बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेंथ ए डैश हम लोग 2a लेंगे, ये इसकी वैल्यू 2a है, इसकी वैल्यू 2b है, ये 2a ये 2b, तो इस टाइप में ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा, a की वैल्यू बड़ा आएगा, b की वैल्यू छोटा आएगा, बराबर है। यस तो इसका मतलब वो स्टैंडर्ड एलिप्स है, और इसमें देखोगे तो b बड़ा है a छोटा है, देख लो। यस तो ऐसे केस में वो वर्टिकल एलिप्स, दूसरे को कुछ और नाम दिया है कि वही दिया है, ठीक है। तो आपको ये टाइप ऑफ एलिप्स हो गया, सिंपल। अब इसके बेसिस पे आप लोग अगर डायग्राम देख रहे हो तो यहाँ पे अगर ध्यान दिया होगा, पैराबोला के पॉइंट सब याद करो, यहाँ पे कहानियां सब बदल रही है। एस एस डैश, एस क्या था आपका? फोकस फोकस था फोकस, पॉइंट। फोकस, फोकस था, राइट। यहाँ पे 2 फोकस आ गए। उसके बाद आपका ये याद करो, एक्सिस क्या था? एक्सिस मतलब क्या था? अ लाइन व्हिच Point of passes through intersection focus, of conic axis with परपेंडिकुलर टू नालायक, डायरेक्ट। हाँ एक्सिस perpendicular बोला, directrix। yes पासिंग थ्रू फोकस परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। तो इस केस में एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस है, x Yes. axis और इस केस में एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस y है, देखो। axis फिर हमने वर्टेक्स के बारे में पढ़ा था, वर्टेक्स का डेफिनेशन था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक विथ एक्सिस। तो यहाँ पे देखो ए और ए डैश है, मतलब 2 वर्टेक्स हैं, यहाँ पे भी देखो 2 वर्टेक्स हुए, 2 ये भी है। डायरेक्ट्रिक्स हैं, yes मतलब सब कुछ डबल हो रहा है। और अब देखो, अब यहाँ पे जो अभी अभी लेक्चर स्टार्ट होते ही किसी ने पूछा था सेंटर क्या होता है सर, तो सेंटर का डेफिनेशन मैंने क्या बोला था? एनी कॉर्ड विच इज सॉरी पॉइंट, a point which bisect every chord passing through it, sorry a point which bisect every chord passing through it। तो अगर अब ध्यान दोगे इसमें, तो अगर मैं ओरिजिन से किसी भी कॉर्ड को पास करूंगा तो आप ध्यान दोगे कि वो ओरिजिन जो है उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। yes तो इसलिए इस केस में हम लोग इजिली बता सकते हैं कि भाई सेंटर क्या है, ठीक। यस yes तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखो, मैं बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट काम है, एक तो टॉपिक डिफिकल्ट है, और टाइम ना होने की वजह से अनफॉर्चुनेटली जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो उसमें से 90% स्टूडेंट्स के लिए तो बड़ा गड़बड़ है, एंड समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मैं खुद भी जानता हूँ। बट फिर भी मैं बेसिक पॉइंट पे लेके जाने के बाद मैं टेबल पे लेके जाने की कोशिश करूँगा। टेबल जो है आपका एलिप्स का, जैसे कल आप लोगों ने पैराबोला के टेबल बनाए थे, सब लोग एक काम करेंगे क्या, अगर थोड़ा आप हेल्प करोगे तो मेरा काम इजी होगा। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 154 पे बहुत अच्छे से टेबल दिया हुआ है, यस जरा सब लोग वो पेज ओपन करके बैठोगे क्या, 2 मिनट लो, अगर बुक्स लेके नहीं बैठे हो तो कई लोग तो आराम से बिना
नोटबुक और पेन के भी बैठते हैं, तो आप बुक्स लेके पेज नंबर 154 ओपन तो करो ना, तो क्या होगा, मेरे को ना एक्सप्लेन करना थोड़ा इजी हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। तो सिर्फ जो वैल्यू मुझे डिराइव करना है वो मैं डिराइव करके बता दूंगा, एंड बाकी चीज तो वहाँ लिखा हुआ है तो आप समझोगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोग एलिप्स का वो टेबल देख रहे हो पेज नंबर 154, तो आप देखोगे सबसे पहले इक्वेशन दिया हुआ है, सो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी, पहला टेबल है, और दूसरा है व्हेन बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक। Yes, sir. यस। देख लो सेंटर हमने अभी अभी बात किया, सेंटर ओरिजिन दिया हुआ है। ओरिजिन। अच्छा यहाँ पे आप देखो, हम जनरली एक्सिस की बात करेंगे तो एक्सिस की बात अलग हो गई, लेकिन अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब समझा, अलाइन, पार्ट में डिवाइड करता है। हाँ, एंड ऑल्सो सिर्फ इक्वल पार्ट नहीं, इसमें ये भी बोल सकते हैं कि विच इन विच एनी वन पार्ट इज अ मिरर इमेज ऑफ अनदर पार्ट। यस। हाँ देख, जैसे कि इसको अगर ये एक्स एक्सिस को अगर मैं देखूं तो ये दोनों पार्ट उसके लिए एकदम इक्वली डिवाइड किया है और एक दूसरे का मिरर इमेज फॉर्म करेगा। सेम वे वाई एक्सिस भी सेम वही कहानी बनाएगा। मिरर इमेज बनाएगा। यस। तो इसलिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोला तो उसने दोनों एक्सिस दिखाया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इन बोथ द केसेस, ठीक है। अच्छा यस। अब देखो, जो वर्टाइसेस बोला है, वर्टाइसेस मतलब क्या बोला है, आपका वर्टाइसेस क्या होगा, ए डैश और यहाँ पे बी बी डैश। तो क्योंकि मैंने बोला, अब ये देखो, कल अगर आपको याद होगा कल का लेक्चर, पैराबोला में हमने जब पैराबोला आप लोग डिराइव कर रहे थे इसका इक्वेशन, तो याद करो हमने एस जेड की वैल्यू 2a अज्यूम किया था, याद है। Yes. यस। Yes. और अगर आपने ध्यान दिया रहेगा तो वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था उस डेरिवेशन का। तो उसी Yes. तरह से यहाँ पे भी दो अजम्पशन है। यहाँ पे अजम्पशन क्या मालूम है, ए डैश इज 2a, डिस्टेंस ए डैश इज 2a, ये अजम्पशन रहेगा, और बी डैश इज 2b, ए डैश इज 2a एंड बी डैश इज 2b। तो अगर ए डैश 2a होगा, 2a होगा, इसका मतलब इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी 1,0, इसकी हो जाएगी -1,0, देख लो। यस। Yes. इसकी हो जाएगी 0,b, इसकी हो जाएगी 0,-b, माइनस 0, minus b. ठीक है। तो वर्टाइसेस जो है देख लो आप, उसके कोऑर्डिनेट जो दिए हुए देख लो दोनों केस में, देख रहे हो। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद अब नाम दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम दिया है मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस मतलब जो बड़ा एक्सिस है इस वैल्यू के बेसिस पे, तो यहाँ पे मेजर एक्सिस आपका एक्स एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है वाई एक्सिस, यस। लेकिन यहाँ पे कहानी उल्टा हो जाएगी, ये आपका मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, यस। ठीक। Yes. Yes. यस। यहाँ पे देख लो, अगर ये एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ कोर्स 2a, वही तो हमारा अजम्पशन था, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b, 2b। और यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2b, 2b. लेंथ ऑफ 2a. माइनर एक्सिस इज 2a, 2a. ठीक। अब उसके बाद देख रहे हो एक फॉर्मूला दिया है, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी एंड ई, है ना। Yes. Yes. Coordinate. Yes. ये जो है ना, सुनो सुनो सुनो, इस इलिप्स और हाइपरबोला का जान, ये इलिप्स और हाइपरबोला का जान है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला, हेलो, हाँ, ये फॉर्मूला जो है वो इलिप्स और हाइपरबोला के लिए, मैं जैसे बोल रहा हूँ, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, ये कहीं भी घूम फिर के यूज होगा। आपको क्या करेगा पता है, कई बार क्या होगा कि आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर देगा, ई की वैल्यू पूछेगा, अगर ई की वैल्यू पूछा तो भी आपको यहीं आना है, यहाँ से आप ए की वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया मालूम है, अब मैं बताऊंगा तो तुम लोग कंफ्यूज पक्का, मतलब कुछ नहीं समझेगा, लेकिन मैं एक लाइन में बोल रहा हूँ। जब हम लोग स्टैंडर्ड इलिप्स का इक्वेशन डिराइव करते जाएंगे तो उस डेरिवेशन में बीच में, ये लास्ट में, अगर आप टेक्स्ट बुक कभी किसी को मन करेगा पढ़ना है
तो लास्ट में ये अजम्पशन है, इस वैल्यू को उसने बी स्क्वायर अज्यूम किया है, इसको बी स्क्वायर अज्यूम किया और ये फॉर्मूला बना है। जब आप वो पढ़ोगे डेरिवेशन तो, लेकिन आपको उसके बीच में नहीं जाना है, मैं आपको मना करूंगा। मैं सिर्फ आपको क्या बोलूंगा, ये एज अ फॉर्मूला याद रखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में, और अगर कोई दूसरे फॉर्म में जाते हैं तो ये सिर्फ उल्टा हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक, यस यस इसमें जो आगे के सारे वैल्यूज हैं, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। इक्वेशन डिराइव करूंगा तो तुम लोग को समझेगा नहीं, तो ये सब जो हो रहा है ना, ये हो जाएगा ऐसा कि मतलब आपको सिर्फ रटना है, दूसरा ऑप्शन नहीं दिखेगा इस समय। बहुत गड़बड़, मैं 2-3 लेक्चर भी पहले से लेना स्टार्ट करता तो शायद निकल जाता। हाँ, फोकाई का कोऑर्डिनेट देख रहे हो, फोकाई Yes. ए ई कॉमा 0 आया एंड माइनस ए ई कॉमा 0, दो है तो ऑफकोर्स एक यहाँ के लिए आया ए ई कॉमा 0 और एक यहाँ के लिए आया माइनस ए ई कॉमा 0। सर ई इसेंट्रिसिटी है ना? ई ऑफ कोर्स ऑलवेज इसेंट्रिसिटी, यही तो ढूंढने के लिए हमेशा काम करेगा। इसे तो मैं इस फॉर्मूला को बहुत इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, हर जगह पे आपको ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा ई फाइंड करने के लिए, तो इसको जितना जल्दी बाइट करोगे अच्छा है। तो ये पहले सर PM की जो SP अपन PM की रेशियो से हम निकाल सकते हैं ये कोऑर्डिनेट। SP अपॉन PM इक्वल्स टू ई के फॉर्मूले से ही पाड़ी साहब हम इक्वेशन डिराइव करेंगे, ये वाला। क्योंकि बार बार एक चीज समझो, कल भी आपने शायद ये प्रश्न पूछा था, एक चीज आप प्लीज समझो, कोनिक्स का डेफिनेशन ही वहां से आया है, SP अपॉन PM इक्वल्स टू ई, यही कोनिक्स का डेफिनेशन था, बराबर है। यस तो उसी के बेसिस पे पैराबोला आया, लेकिन याद करो पैराबोला में ई की वैल्यू 1 थी, यस तो इसलिए वहां पे Yes. कहीं ई दिखा नहीं। लेकिन इलिप्स और हाइपरबोला में ई दिखेगा, क्योंकि ई आइदर लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, तो ई हर जगह दिखेगा। तो वही आपका SP अपॉन PM इक्वल्स टू ई ही आपका बेसिक कोनिक्स का डेफिनेशन है, उसके बेसिस पे ही पूरी कहानियां बन रही है। यस सर। हो। इसमें मैं एक काम करता हूँ रे, तुम लोग थोड़ा सा, मैं ना ये मतलब बिगिनिंग से हर चीज पे ना जाओ ना, तो खुद के लिए भी एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि एक्सप्लेन करना। मैं एक काम कर रहा हूँ, बेटर है मुझे लगता है, तुम लोग वो देख रहे हो ठीक है, अगर वो बाय हार्ट ही करना है तो मुझे बोलना एकदम अजीब है। मैं इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चंस लेके सॉल्व करूंगा, तो मुझे लगता है वो बेटर होगा, ठीक है। यस Yes. ये मैं देखो प्लीज, मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरा मेन मकसद क्या है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोनिक्स टॉपिक आपको सिर्फ और सिर्फ जेई में काम आएगा और सीटी में काम आएगा। 12th में इसके बेसिस पे कुछ भी नहीं है, तो 12th में कहीं काम नहीं आएगा। नीट वाले जो भी नीट देने जा रहे हैं उनको ये टॉपिक से कोई मतलब ही नहीं है। अब तक देखो अपने इस ग्रुप में अभी भी कितने सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आप देखोगे तो सिर्फ मॉडल कॉलेज ने इस टॉपिक को रखा है, और मैं शुरू में बोला था कि ये टॉपिक मोस्टली कोई रखता नहीं है, ठीक। तो आपका इम्पोर्टेंस जो है इस टॉपिक के लिए, ये सिर्फ कल तक है, जब तक आपका एग्जाम कल खत्म नहीं हो जाएगा, उसके बाद ये टॉपिक की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज को लेके बहुत ज्यादा सोचने, घबराने, डरने की जरूरत नहीं है। आपको जो बाकी चीजें पढ़ाया गया है अच्छे से करके जाओ, एंड जो मार्क्स है उसके लिए टेंशन नहीं है। दूसरी चीज, क्योंकि ये वास्ट टॉपिक है एंड अब भी इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली ये डिले हुआ मेरे तबीयत बिगड़ने की वजह से, तो ये टॉपिक अगर हम लोग इसको अगले साल जब एंट्रेंस से पहले पढ़ेंगे तो ये याद भी रहेगा, समझना भी इजी होगा, एंड उसके बेसिस पे आगे की कहानी बनेगी, ठीक है। तो मैं सिंपल बता रहा हूँ कि आपको ज्यादा घबराने, सोचने, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग, इस बार तो ऐसा सिचुएशन नहीं है, बट आप में से कई लोग ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि सपोज अगर 25 में से 5 मार्क्स मिला, मेरी बात समझ में आ रही है, 25 में से कितना मिला, 5,
तो उनको अगर मैं पूछूं कि भाई तुझे मार्क्स क्यों नहीं अच्छा मिला, तो क्या रीजन देगा पता है? आप में से आपको ये बात बता रहा हूँ, आप लोग ही रीजन देते हो, क्या रीजन दोगे पता है? कोई बोल सकता है रीजन? पढ़ाया नहीं था चैप्टर। सिंपल बोलेंगे, कोनिक्स नहीं पढ़ाया था इसलिए 5 मार्क्स मिला। अब मुझे बताओ, हम लोग को हंसी तब आती है कि अबे 25 मार्क्स में से टॉपिक अगर मान लो 5 मार्क्स, टॉपिक अगर मान लो 5 मार्क्स का था, तो तेरे को 20 तो मिलना चाहिए था। नहीं, वो रीजन नहीं देंगे, वो सिंपल बोलेंगे पेरेंट्स को कि हमें एक टॉपिक नहीं पढ़ाया था, इसके लिए मेरे को 5 मार्क्स मिला। और पेरेंट्स को ये बात समझ में नहीं आती कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो ये सारी चीजें हम लोग एवरी ईयर देखते हैं। नॉर्मली ये चीज लास्ट के एग्जाम में कभी नहीं आता है ऐसा। फर्स्ट प्रॉब्लम कभी भी फर्स्ट एग्जाम में होता है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में। लेकिन इस बार सिर्फ मॉडल ने अपना पूरा गेम चेंज करके ये लास्ट में ये इश्यू बन गया है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ कि एक्चुअल में आपके एग्जाम में अगर आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे। शायद कुछ को काम आ जाए, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये काम नहीं आएगा, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि उनका वैसे ही फ्यूज उड़ा है और कोई प्रैक्टिस तो करता है नहीं। सपोज पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज x स्क्वायर बाय 25 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25, 25। b स्क्वायर इज 9, तो a 5 बोल सकते हैं, b 9 बोल सकते 3 बोल सकते हैं, सॉरी। ऑलवेज आपको a और b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 देगा। यहाँ पे कंडीशन नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन देगा। a और b की वैल्यू विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इसलिए +-5 +-3 मत लेना, ठीक। आप देखो, आपको पूछा क्या क्या है, जरा ध्यान दो। पहला फर्स्ट क्वेश्चन में पहले क्या पूछा, लेंथ ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस समझा किसी को, सुना है कभी? यस सर, वो एक्सिस हाँ, जो स्टैंडर्ड एलिप्स है उसमें जो मेजर एक्सिस है उसी को नया नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। नाम समझ लो। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स में द मेजर एक्सिस इज नथिंग बट योर प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस पूछा, मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूछा उसका फॉर्मूला दिया हुआ। यस, लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इज 2a, सो 2 into 5 10 यूनिट्स लेंथ है, तो 10 यूनिट्स, काम खत्म हुआ। दूसरा चीज क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई का देखो टेबल में, वापस टेबल याद है तो काम निकल जाएगा। माइनस AE, 0 माइनस AE, 0। इज +-AE, 0, राइट। यस। अब देखो गेम चेंज हुआ। अब देखो मेरे पास a और b की वैल्यू है, e नहीं है, ये ढूंढना पड़ेगा तो फॉर्मूला। सबसे पहले e ढूंढना पड़ेगा। तो नाउ वी नो दैट b स्क्वायर इक्वल्स टू, तो A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। ई स्क्वायर। बराबर है, यस। यही है ना। यस यस। मैं डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन किया तो इसका मतलब क्या मिलेगा, देखो a स्क्वायर e स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस 9 इक्वल्स टू 16। तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, 4। 4। a की वैल्यू 4 मिल गई, तो कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, +-4, 0। समझा? Yes. यस सर। देन आप देखोगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछा है, तो आपको लिखना पड़ेगा। मेरे पास स्पेस की कमी है, लिखना पड़ेगा, लिखो, इतना लिखो। हुआ लिख के, टेबल देखते जाओ, फॉर्मूला वहां दिया हुआ है, फटाफट सम सॉल्व होगा।
सर प्रिंसिपल एक्सिस बताओ ना एक बार फिर से। In standard equation of ellipse, major axis is known as principal axis. यस सर। फिर इसके बाद देखोगे इक्वेशन ऑफ क्या दिया है, डायरेक्ट्रिसेस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस वापस आप टेबल में देख लोगे, उसका फॉर्मूला क्या है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस इज एक्चुअली x प्लस और माइनस a बाई e इक्वल्स टू 0, यही है। यस। तो x प्लस और माइनस 5 बाई e की वैल्यू अभी मुझे ढूंढना पड़ जाएगा। AE4 मिला था, AE4 मिला था यहाँ पे। e की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/5। 4/5। 4/5 4/5। तो a बाई e दिया है, तो a बाई e मतलब 5/4/5 मतलब 25/4 हो जाएगा ना। 25/4 यस। वैल्यू फाइंड करने होना चाहिए। उसके बाद यह लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज 2b² a, वही है, देख लो। यस। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज 2b² a मतलब 2 into 9/5 18/5 यूनिट्स लेंथ है। फिर क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज 2AE। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई का फॉर्मूला क्या है, 2AE। यस। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, सबसे पहले आपको एक बार देख लेना है कि ये इलिप्स कौन से टाइप का है, A इज ग्रेटर देन B है या B इज ग्रेटर देन A है। उसके बाद टेबल पे चले जाओ, काम खत्म हो गया। तो हो जाएगा 8 यूनिट्स। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज 8 यूनिट्स। फिर दिया है डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस क्या है, 2A/E है ना। यस। yes तो A/E आपका 25/4 है, तो 2A/E क्या होगा, 25/2। 25 25/2 यूनिट्स। ठीक है, yes Yes. बात थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा है। यस। अच्छा, इसके बाद देखते जाओ, मैं वापस बोल रहा हूँ, मुझे खुद को डर है कि आप में से मैक्सिमम, अच्छा बाकी लोग कोई आंसर दे सकता है, ये 3-4 लोग के अलावा कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सब हवा के ऊपर जा रहा है। Yes, sir. yes sir पाटिल Yes, साहब, sir. प्रशांत पाटिल, मुझे जिसका रैंडमली नाम याद आ रहा है मैं पूछूंगा, प्रशांत पाटिल है क्या। उसकी तो आवाज ही बंद हो गई यार, शुरू में ये बच्चा बोलता था, अब तो कुछ नहीं बोलता है। प्रशांत, Yes, sir. Yes. क्या हुआ तुझे, कुछ प्रॉब्लम हुआ, किसने कुछ बोला क्या, सर नहीं आ रहे सब इजी है। या मुझसे नाराज है। नो सर। पहले तू बोलता था, अब कहाँ बोलता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। इनफैक्ट क्वेश्चन कहीं भी घुमा फिरा के पूछेगा तो 1 और 2 में से पूछना चाहिए उनको। 2 में क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म में जाने के लिए बोल रहा है वो। अलग अलग कंडीशन दिया है। आप एक बात समझ रहे हो, इक्वेशन ढूंढना मतलब क्या ढूंढना है। हेलो, x² ए एंड बी। ए और बी, यस, सिर्फ ए और बी ढूंढना है, क्योंकि x² प्लस y² बी स्क्वायर ये इक्वेशन है। उसमें यस। सिर्फ जो वैल्यू है वो ए और बी ही छुपा हुआ है। ए और बी कहीं से मिल गया, मेरा इक्वेशन मिल गया। ठीक, यस। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में आपको क्या दिया है, इसेंट्रिसिटी दिया है 3/8, और क्या दिया है, फोकाई। फोकाई मतलब AE, 2A ही आएगा ना। 2A डिस्टेंस Distance बिटवीन फोकाई दिया है। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दिया है, मतलब 2AE की वैल्यू दिया है 6, तो AE की वैल्यू हो गई 3। E यहाँ यस। से मिल जाएगा, E मिल जाएगा यहाँ से। E की वैल्यू क्या है, 3/8 इक्वल टू 3। 3 कैंसिल होगा, A की वैल्यू 8। 8। A मिल गया, अभी B फाइंड करना है। कोई बोल सकता है B कहाँ से फाइंड करोगे। p² equal to a² minus a इक्वल्स square टू a e स्क्वायर 1 यस माइनस e स्क्वायर। यस यस, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो मुझे B मिल जाएगा। तो A² की वैल्यू हो गई 64,
ए की वैल्यू 3 आया था -9, ए की वैल्यू 3 था ना, यस तो उसका Yes, स्क्वायर sir. मतलब 9 है ना। 64 - 9 कितना होगा, 50 कितना होगा, 56 9 55 65 55 55 55 ये b स्क्वायर हो गया। तो मेरा इक्वेशन ऑफ कोनिक्स क्या हो गया, x स्क्वायर बाय 8 प्लस प्लस वाई y स्क्वायर स्क्वायर बाय बाय 55 55 इक्वल टू 1। equal to 1. Sir, 64 आएगा ना, x square by a square equal to 64 सॉरी 64 आएगा सर। सॉरी। तो ऐसा सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम है बताओ। yes, दूसरा सम अगर देखोगे, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 10, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब 2a 2a की वैल्यू 10, a मिल गया 5 और क्या दिया है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज अगेन 8, वापस वही कहानी ले गया, 2a इज 8 दिया तो ae 4 हो गया, ठीक है। यस ई इसमें से मिलेगा a मालूम है तो e मिल गया 4/5, 4/5 और वापस फार्मूला यही भी फॉर्मूला लगाओ, यस यही फॉर्मूला लगाओ, आपको b स्क्वायर मिल जाएगा। देन थर्ड देख लो, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस दिया है 18, 2a a by by e e 2a by e is 18 और एसेंट्रिसिटी भी दे दिया है, a मिलेगा yes हाँ a वापस मिल जाएगा, तो 2a by e is 18। कौन क्या बोल रहा है भाई, e 1/3 है तो 3 हो जाएगा, a की वैल्यू 3 मिल गया, वापस b फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला। कुछ समझ में आ रहा है। यस Yes. yes अच्छा अभी इसमें देखो थोड़ा सा घुमा के ना, थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए क्या क्वेश्चन दे रहा है, देखो मैं लिखता हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई एंड डिस्टेंस डायरेक्ट्रिसेस, वो ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं फिफ्थ ले लूँ, एक फिफ्थ अगर लेता हूँ, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते बट एक जनरल, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई मतलब 2ae 6 है, ae 3 हो गया, और क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस 2a by e is 50/3, तो a by e is 25/3 25/3। 3. अब देखो ae की वैल्यू मिला है, a by e की वैल्यू मिला है, तो क्या करना चाहिए, कौन बोलेगा। सर a का वैल्यू फाइंड करने 3 by का a का वैल्यू 3, 25/3e हाँ और अगर उस a का स्क्वायर वैल्यू में लिख पुट दिया यहाँ करने पे, का चलो ठीक है तेरी बात, दोनों में से कहीं से भी कर सकते थे। अब ये अगर मैं यहाँ रखूंगा है ना, यस तो मुझे क्या मिलेगा, e की वैल्यू मिल जाएगा, देख लो e की वैल्यू मिल जाएगा, yes, sir, yes. 9/25 25/3 e स्क्वायर इक्वल्स टू 3, 9 बाय, हाँ तो e स्क्वायर की वैल्यू आ रही है अपने को 9/25, e विल बी E की वैल्यू 3/5 3/5 e मिल गया मतलब a मिल जाएगा, वापस b मिल फाइंड करने जाएगा के लिए सेम फार्मूला। फार्मूला यस इसमें मुझे एक दिख रहा है जो लेंदी हो सकता है, 7th सम है, उसमें पासिंग थ्रू पॉइंट्स दिया है, जो इलिप्स है पासिंग थ्रू पॉइंट्स दिया है, किसी का दिमाग चल रहा है, नहीं वर्टाइसेस कैसे बोल सकते हैं, पासिंग थ्रू पॉइंट, सर ये x और y का सेटिस्फाई करेगा वो इक्वेशन x और y हाँ तो a और b में दो इक्वेशन मिलेगा साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का करेक्ट। अगर पासिंग देख, तू जो शरण वापस बोल दी तूने, गड़बड़ कर दी, वर्टाइसेस क्या होता है, फिक्स है, वर्टाइसेस क्या है, ये पासिंग थ्रू बोला तो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है, yes हाँ। तो अब पासिंग थ्रू क्योंकि पॉइंट दिया है -3, 1, तो -3, 1 अगर मैं यहाँ लूंगा तो ये हो जाएगा 9/a स्क्वायर, 9/a² प्लस 1/b² इक्वल्स टू 1 मतलब 9b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू a² b स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, 2 - 2, तो 4/a स्क्वायर प्लस 4/b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, यस है ना। यस yes दोनों को इक्वेट करके फिर आपको a स्क्वायर प्लस
देख लोगे एक रेशियो मिल रहा है आपको। यस सर, रेशियो मिलेगा। 32/3 मिल रहा है ए स्क्वायर की वैल्यू, और बी स्क्वायर की वैल्यू 32/5। हाँ तो काम खत्म हो गया। किसी को समझ में आया गेम कैसे हो रहा है? यस सर, ये समझा। मतलब आप लोगों को सुनो सुनो सुनो, अब मैं लास्ट का सजेशन दे रहा हूँ कल के एग्जाम के लिए। टोटल 8 टॉपिक आपको एग्जाम में कल आ रहा है। अगर आपको रिमेनिंग 7 टॉपिक्स अच्छे से हो चुका है तो इसके तरफ देखो, ठीक है। 7 टॉपिक्स रिमेनिंग अगर अच्छे से हो चुका है तो अच्छी बात है, इसके तरफ देखो, कोनिक्स के तरफ। कोनिक्स तरफ देखना मतलब तीनों टेबल देख लो, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला का सिर्फ टेबल देख लो और उसके बेसिस पर रफली 2-4 सम्स कर लो, आपका काम निकल जाएगा। लेकिन पहले 7 टॉपिक्स जो दूसरे हैं वो अच्छे से पढ़ के हुए कि नहीं वो देख लो। अगर वो भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ है, तो जो पुरानी आदत है, जो कि मैक्सिमम लोगों में से आप में से वही होंगे कि हमको तो सर तुक्का मार के कल आना है, तो तुक्का मारने वालों के लिए कोई हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो बोल। टोटल 9 टॉपिक है। तो ठीक है, 9 है तो बाकी 8 तो आपका रेडी होना चाहिए ना। यस मैं क्या, मेरा बोलने का मेन पर्पस क्या है वो समझ में आ रहा है ना, कि बाकी चीजें इतने स्ट्रांग करके जाओ कि उसमें से कुछ रॉन्ग होने के चांसेस ना बने। तो फिर ये जो है इसमें से भी अगर हम लोग रैंडमली आप टेबल पढ़ के जाओगे तो मेरे ख्याल से एक प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। वो कल बात करेंगे एग्जैक्टली क्या हुआ, मैं आपसे पूछूंगा तो समझेगा एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन क्या आया था, तो मुझे समझेगा। बट यही करके जाओ, कल फाइनल एग्जाम निकाल लो। उसके बाद कल है 11 तारीख। मैं जहां तक बाकी कॉलेज के भी टाइम टेबल देखा, 15 तारीख तक मैं देख रहा हूँ कि मेजर टॉपिक वाला एग्जाम खत्म हो रहा है। तो उसके बाद मैं आप लोगों की दुनिया थोड़ी सी चेंज करूंगा। सर हार्डवर्क फिजिक्स का डाउट लेक्चर रखो ना, थोड़ा सा बाकी है doubt। किसका? फिजिक्स। तो कल नहीं परसों रखता हूँ। यस सर, यस। यस सर। कल मैं सोच रहा हूँ मॉर्निंग, एक्चुअली कल क्या कर रहा हूँ, अब भी आपका मेरे बाद अब भी आपका प्रोबेबिलिटी का लेक्चर है बराबर। यस यस और प्रोबेबिलिटी का मैं कल मॉर्निंग में भी लेक्चर रख रहा हूँ, शायद सर का कल तक टॉपिक खत्म होगा, तो आज और कल मॉर्निंग में एक लेक्चर रख देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी नहीं पड़ जाएगा। तो यस कल सर। कल सिर्फ एक लेक्चर रख के काम खत्म कर रहा हूँ। उसके बाद परसों से मोस्टली आपके जो कंटिन्यू अभी चल रहे थे 3-3 लेक्चर में स्टार्ट करना चाहूंगा। एंड 12th और एंट्रेंस, मतलब पीसीएम के और बी के भी, सॉरी पीसीएम बी के पैरेलल ट्राई करूंगा डेली, कम से कम एक एक एंट्रेंस के लेक्चर हो कम से कम, और 2-2 थियोरी के 12th के लेक्चर स्टार्ट हो। बात समझ में आ रही है? या इस महीने में हो सकता है एक एक 2-2 लेक्चर से चलाऊं, क्योंकि ये भी एक चांसेस है। मतलब आप लोग क्या बोलते हो, अगर सजेशन देना चाहते हो तो दो, क्योंकि कई सारे कॉलेज के एग्जाम से एंड तक भी जा रहे हैं। एग्जाम के चक्कर में ये ना हो कि ये मिस हो जाए तो गड़बड़ होगा। किसी का कोई सजेशन है कॉलेज एग्जाम वालों? फिर से कोई कुछ नहीं बोलेगा, मतलब अल्टीमेटली मुझ पे छोड़ देते हैं कि भाई तुम्हें जो अच्छा लगता है करो, पढ़ना ना पढ़ना मेरा काम है। जी बिंदु को यार, चलो ठीक है। प्लीज ऐसे ही आप हाइपरबोला का टेबल देख लो और सम्स